हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप लोग और पढ़ाई भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन के बाद का जो टॉपिक है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज हम लोगों की है। ठीक है, जो प्लेटों की गति के संबंध में आज हम लोग देखेंगे। जो सबसे आधिकारिक तौर पे जो एक एथेंटिक न्यूज है कि वर्तमान समय में जो विश्व की जो संरचना है, यानी जो विश्व मैप में हमें दिखता है वो कैसे बना, और उसके लिए जो सबसे अथेंटिक जो स्रोत माने जाते हैं वो प्लेटों की गति माने जाते हैं, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो टॉपिक आप देख रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको समझा दूं। जो बच्चे पुराने वीडियोस देखे हैं वो थोड़ा समझ रहे होंगे, जो नहीं देखे हैं वो थोड़ा जान लें। आपने देखा एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कि उन्होंने बताया कि प्रवाह के कारण से, उसके बाद में ज्वारीय बल के कारण से प्रवाह हुआ और प्रवाह के कारण से आज वर्तमान स्वरूप बना। ये तो एफ.बी. टेलर महोदय ने कहा। वैगनर ने देखा आपने, उन्होंने कुछ बातें बताई, वो गुरुत्व बल भी बताया उन्होंने, ज्वारीय बल के बारे में भी बताया, साथ ही साथ और भी बलों के बारे में चर्चा की उन्होंने। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि कैसे पृथ्वी की मतलब जो वर्तमान स्वरूप बना। लेकिन जो सबसे आधिकारिक रूप से जो पुष्टि की गई है, बाकी इसकी डिटेल जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, चाहें तो पिछला वीडियो देख लेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको आसानी से समझ में आएगा, और नहीं भी देखेंगे तब भी ये वीडियो समझ में आपको आएगा। लेकिन पुरानी नॉलेज लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी जो रिसेंट जो शोधें हैं, जो खोज है, उसके आधार पर क्या है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो ऊपर जो महाद्वीप और महासागर हैं वो एक्चुअल में प्रवाह का कारक नहीं है। आप लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो देखा होगा, उसमें आंतरिक संरचना में जो सेकंड वीडियो उसमें है, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोगों ने देखी है। उसमें हमने देखा है पृथ्वी का 3 क्लासिफिकेशन है। भूपर्पटी हम लोगों ने देखी है, फिर उसके बाद मेंटल देखा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रोड के बारे में देखा, चाहे कोर या क्रोड कहिए, उसके बारे में देखा। 3 क्लासिफिकेशन उसमें किए गए हैं। ठीक है, और जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे और घनत्व के आधार पर जो डिसकंटिन्यूटी हो रही थी, जिसमें असंबद्धता हम लोग देख रहे थे, उस वाले वीडियो में आपने वहाँ पे देखा तो हमने बताया था कि भूपर्पटी की जो मोटाई होती है औसतन 30 किलोमीटर है। महाद्वीपों में, महासागरीय भागों में 5 किलोमीटर है, और जहाँ पर्वत पठार वगैरह के हिस्से पड़ते हैं वहाँ लगभग 70 से 100 किलोमीटर मोटी प्लेट आपको मिलती है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये औसतन देखा जाए तो 30 किलोमीटर जो धरातल का जो हिस्सा है वह 30 किलोमीटर भूपर्पटी पे अगर आप देखेंगे कुछ इस संरचना में सेब में, तो 30 किलोमीटर ये मोटी औसत पड़ती है। उसके बाद मैंने बताया था कि 100 किलोमीटर से अगर विस्तार के बारे में बच्चों देखेंगे, उस वीडियो को आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ संक्षिप्त रूप में, कि पहली जो 30 किलोमीटर की परपटी जो मोटाई होती है भूपर्पटी, उसे कहते हैं। भूपर्पटी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी। उसके बाद के हिस्से लगभग 200 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, 200 से ले, फिर मेंटल को अगर हम देखेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन कहाँ किया गया है। एक तो हॉट स्पॉट वाला जोन जो है उसमें निर्धारित किया गया था, या कहिए मोह संबद्धता या एथिनोस्फेयर वाला मंडल, निम्न गति के मंडल वाला हिस्सा क्लासिफिकेशन किया गया था पिछले वीडियो में। उसके बाद 200 से लेकर 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल था, और उसके बाद 700 से लेकर के 50-51 तक आपने देखा था, 2900 किलोमीटर तक आपका जो है वो आपका मेंटल का निचला वाला हिस्सा था। ठीक है, तो ये 2 क्लासिफिकेशन किए गए थे। बहरहाल हमें ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि ये जो आप देख रहे हैं मेंटल के 2 भाग बताए गए, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, उसके ऊपर का हिस्सा यानी 200 किलोमीटर के ऊपर का हिस्सा जो बच्चों है ये 0 से 30 किलोमीटर वाला हिस्सा है। फिर मैंने बताया था 100 किलोमीटर से लेकर के लगभग 200 किलोमीटर का हिस्सा ये एथिनोस्फेयर वाला मंडल वाला हिस्सा बताया था, जो निम्न गति का मंडल था। आप लोग उसको डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये जो हिस्सा होता है लगभग 100 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है, यह लिक्विड आकार का होता है, या जो इसकी संरचना है वो लिक्विड में है। और जो प्लेट्स हैं, अब देखिए ये 30 किलोमीटर की क्या हो गई, लगभग ये प्लेट हो गई 30 किलोमीटर की, मतलब ये परपटी हो गई। और परपटी जो जिस प्लेट पर स्थित है बच्चों, वह जो है ये लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई होती है। ये जो हमारी जो स्थल खंड हैं ऊपर वाले भूपर्पटी के, लगभग 100 किलोमीटर औसतन, आप समझने के लिए समझिए कि 100 किलोमीटर मोटे होते हैं। और ये जो आपका जो एथिनोस्फेयर मंडल वाला हिस्सा होता है लगभग 100 किलोमीटर गहरा ये भी होता है।
ठीक है, इसी पर ही ये प्लेटें तैरती रहती हैं। यानी कि जितने भी आप देख रहे हैं, एक तरह समझिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आप यूरोप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऐसे दिमाग में रखिए ये सब प्लेटें हैं। एक प्लेट हैं, एक तरह से प्लेट मान लीजिए, और प्लेटें क्या कर रही हैं, उस एथिनोस्फीयर मंडल पे तैर रही हैं, सब गतिशील हो रही हैं, है ना, सब मूवमेंट कर रही हैं। जैसे आप लोग देखिए कि कोई नदी के क्षेत्र में आप कोई चीज़ भी रख दीजिए, उसमें डाल दीजिए, तो क्या करेगा, उसमें तैरेगा ना, उस पर अगर वो बहुत वेटेड नहीं है तो वो दब के उसमें जाएगा ना, उसी में तैरेगा। तो हमारी जो पृथ्वी है पूरी, वह क्या, पूरी पृथ्वी, चाहे जलीय क्षेत्र हो चाहे स्थलीय क्षेत्र हो, दोनों को मैं कह रहा हूँ, ये सभी क्या है, उसी मैग्मा वाले हिस्से में तैरती हैं। कौन सा मैग्मा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो हमने बताया था वीडियो में, ठीक है, उस वाले हिस्से पे पूरा तैरती हैं। प्लेटें कैसे कैसे होती हैं, देखिए प्लेटें जो होती हैं, कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, जिसमें केवल महाद्वीप ही होते हैं। कुछ प्लेटें ऐसे होती हैं जिन पे महासागर ही होते हैं, और कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों होते हैं। तो प्लेटें कोई निर्धारित नहीं है कि केवल स्थलीय प्लेट होगी या जलीय प्लेट होगी। जलीय मतलब महासागरीय, यहाँ पे कहा जाएगा, जल मतलब बहुत छोटा नहीं, महासागरों की बात हो रही है। जैसे मान लो प्रशांत महासागर, ये अपने आप में एक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, तो ये अपने आप में एक प्लेट ही है, ठीक है। उसी तरह से अटलांटिक महासागर आप ले लेंगे, तो अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा जो है, जो देखेंगे तो उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अंतर्गत आएगा, बाकी हिस्सा इसका उसके साथ अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो कि जिनका बिहेवियर, 3 तरह का बिहेवियर होता है। बिहेवियर क्या होता है, या तो उस प्लेट पे, प्लेट मतलब एक समझिए एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे पूरा अफ्रीका ले लीजिए व्यवहारिक समझने के लिए। अब ये क्या हो गया, एक प्लेट पे तैरा, मतलब टिका हुआ है, ठीक, पूरा अफ्रीका, एक व्यवहारिक बात आप समझिएगा। तो पूरा अफ्रीका, जैसे भारतीय प्लेट अक्सर सुनते हैं, भारतीय प्लेट, तो भारतीय प्लेट पे पूरा आपको भारत दिखता है, लेकिन इसमें हिंद महासागर का भी कुछ हिस्सा आता है। वो सब हम लोग डिटेल में आगे करेंगे, पहले मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुने आप, समझें इसको। तो सारी जो प्लेट, मतलब जो स्थल हिस्से हैं, इसको एक तरह से मान लीजिए प्लेट, फिर सागरीय हिस्से इनको प्लेट मान लीजिए, ठीक है, जितने भी महासागर हैं। लेकिन इस रूप में नहीं है कि केवल महासागर प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, कुछ प्लेटें ऐसे हैं जिन पे महासागर भी और महाद्वीप भी स्थित हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो है प्लेटों की संरचना है, और यही प्लेटें क्या करती हैं, उस एथिनोस्फीयर मंडल पे, यानी मैग्मा वाले मतलब जो हिस्सा है उस पर तैरती रहती हैं। अब तैरने की इनकी 3 गतियां हैं, तो वो सब हम लोग जानेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। इसका कॉन्सेप्ट देखिए कैसे क्या है, इसके बारे में सिद्धांत कब किसने दिया। ये बात हो रही है कि 1962 की बात हो रही है, 1962 की, जब हैरी हेस महोदय ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में विचार अपना दिया था, ठीक है। लेकिन उनके विचार को आधुनिकता वैज्ञानिक व्याख्या जो की थी W.J. मॉर्गन महोदय ने, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या, हैरी हेस के जो सिद्धांत थे उसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो प्रस्तुत की वो W.J. मॉर्गन महोदय ने की थी। इसमें क्या है, प्लेटें महाद्वीप एवं महासागर सागरीय स्थलों से मिलकर बनी हैं। यानी कि जो प्लेटें हैं वो मोस्टली प्लेटें, चाहे थोड़ा सा हिस्सा ही हो, मान लो एक मिनट के लिए कोई बड़ा सा हिस्सा आप ऐसे समझ लो, ये पूरा व्हाइट बोर्ड आपका ये एक प्लेट है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ हिस्से पे आपको लिखा हुआ है और कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे भी ब्लैंक था, सादा था, ठीक है। तो लिखे हुए हिस्से को आप महाद्वीप मान लीजिए और गैर लिखे हुए हिस्से को आप क्या मान लीजिए, महासागर मान लीजिए। तो ये एक प्लेट हो गए, ठीक है। ये प्लेट जो हो गई अब किस स्वरूप की हो गई, यानी महाद्वीप भी इसमें है, महासागर भी हैं, और पूरे को अगर हम लिखा हुआ मान लेते हैं तो ये क्या महाद्वीप मान लेते हैं, और लिखे हुए को अगर हम सागर मान लें तो पूरा महासागर इसको मान सकते हैं। तो इसी रूप में पूरे विश्व की प्लेटें 3 स्वरूप की हैं, ठीक है। या तो वो स्थलीय प्लेट है, केवल महाद्वीपीय प्लेट है, या तो महासागरीय प्लेट है, या तो दोनों का मिला हुआ रूप है, ठीक है। नासा ने लगभग करीब में 100 प्लेटों के बारे में बताया है, ठीक है। और उसमें से देखेंगे आप 7 बड़ी प्लेटों के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है, और उसमें से 20 छोटी प्लेटें मूल रूप से मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत अरबों खरबों की प्लेटें, मतलब कई सैकड़ों की संख्या में बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, तो मैंने बताया ना कि महाद्वीप और महासागरीय खंड से मिलकर के ये प्लेटें बनी होती हैं, और ये क्या करती हैं, प्लेटें सभी क्या होती हैं, मैंने यही बताया, एथिनोस्फीयर मंडल से दुर्बल मंडल के नाम से भी जाना जाता है, इस पर तैर रही हैं, ठीक है। और किस रूप में तैर रही है, क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, क्षैतिज अवस्था में वो
ऊर्ध्वाधर अवस्था में नहीं तैर रही हैं, क्षैतिज। तैरना क्या होता है, आप क्षैतिज तैरते हो, ठीक है। तो तैरने की स्थिति जो बने वो प्लेटें तैर रही हैं सब, ठीक है, एथिनोस्फीयर मंडल में। क्लियर, ठीक है। अब इसके बारे में क्या है, इसकी अवस्था, इसकी प्लेटों की जो मोटाई है, जैसे प्लेट के बारे में अगर कहेंगे ये लगभग कितनी मोटी प्लेटें होती हैं, तो लगभग 100 किलोमीटर मोटी प्लेट्स होती हैं। क्लियर, ठीक है। अब नासा ने बताया है, मैंने बताया आपको, नासा ने बताया है लगभग 100 प्लेटें कुल टोटल ढूंढी गई हैं अभी तक, ठीक है, नासा के द्वारा, ठीक है। और जिनमें से 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं कुल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। यानी पूरा विश्व हमारा जो है उसके बारे में मैंने बताया, ये सब प्लेट्स पे टिके हुए हैं सारे, चाहे स्थलीय क्षेत्रों चाहे जलीय क्षेत्रों, ठीक है। ये सब तैर रहे हैं। प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है और लगभग सैकड़ों प्लेटें खोजी जा चुकी हैं अभी तक, जिसमें से 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी प्लेटें हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात। इन प्लेटों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी बड़ी प्लेटें, क्योंकि भूकंप जब आता है बच्चों तो आपको सुनाई देता है कि इस वाली प्लेट में ऐसा हो गया था और इस तरह से हुआ, वो इसके नीचे धंस गई या वो उससे दूर चली गई, इस तरह की चीज़। अभी बात हम लोग करेंगे प्लेटों की गति के बारे में। 3 तरह की गतियाँ होती हैं, लेकिन पहले हम लोग समझ लें प्लेटें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो 7 बड़ी प्लेटों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेटें हैं ये विश्व की, आप जान लीजिए। पहला एक तो है अंटार्कटिका वाली प्लेट, जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से टिका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप जो बर्फीला है वह एक अपने आप में एक प्लेट खुद ही कंप्लीट प्लेट है, ठीक है। वो एक प्लेट है सबसे बड़ी प्लेटों में। फिर दूसरी प्लेट की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका जो पूरा है, जिसमें आपका मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा स्थित है आपका, ठीक है। तो ये है आपका बहुत बड़ा प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। दूसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट देख रहे हैं, पूरा दक्षिण अमेरिका के जितने कंट्रीज हैं सब उसमें आ जाते हैं, ब्राज़ील से लेके पेरू, अर्जेंटीना, चिली, ये सब हमारे कंट्री जो हैं ये किस प्लेट पे हैं, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पे हैं। क्लियर। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय प्लेट, अभी मैंने बताया था, ये पूरा प्रशांत महासागर एक अपने आप में खुद प्लेट है, ठीक है, महासागरीय प्लेट है। तो पूछेगा, देखो ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अंटार्कटिक प्लेट कैसी प्लेट है, मतलब क्या है, महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है। तो इस पे क्या है, अंटार्कटिका क्या महाद्वीप है ना आपका, तो महाद्वीपीय प्लेट होगी। उत्तरी अमेरिका कैसी प्लेट है, महासागरीय की महाद्वीपीय है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसमें महाद्वीप ही आपको ज़्यादातर मात्रा में दिखाई देंगे। और दक्षिण अमेरिका में देख रहे हैं वो भी आपका स्थल पूरा खंड है, तो कैसा महाद्वीपीय प्लेट बिहेवियर है, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। फिर प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसा है, महाद्वीपीय महासागरीय, तो प्रशांत महासागर महासागर है तो जलीय प्लेट हो गई, महासागरीय प्लेट हो गई। क्लियर। फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, तो यानी कि जो आपका इंडिया पड़ता है, इंडियन जो प्लेट है यानी हिंद महासागर वाला हिस्सा, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला हिस्सा जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 5वें नंबर की प्लेट है। 6ठी प्लेट आपकी अफ्रीकी प्लेट है और 7वीं प्लेट यूरेशियाई यानी यूरोप और एशिया से मिल करके जो आपका मध्य एशियाई पूरे कंट्री हैं, और फिर रूस आपका है पूरा और यूरोप आपका है, ये सब क्या है आपके यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत आते हैं। ये तो बड़ी प्लेटें हो गई बच्चों, ठीक है। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, जान लीजिएगा। यूरेशियाई प्लेट कहेगा किस बिहेवियर की हैं बच्चों, तो क्या बताएंगे इसको, ये महाद्वीपीय बिहेवियर की हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। कोकोस प्लेट है, तो पूछ लेता है कभी कभी कहाँ पर स्थित है कोकोस प्लेट, तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। कहाँ पर है कोकोस प्लेट, मैं बता दे रहा हूँ 2-4 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो आप ध्यान लीजिए। कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका यानी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यानी मध्य अमेरिका का जो हिस्सा है उस प्लेट मध्य अमेरिकी प्लेट के बाद में और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य में स्थित है कोकोस प्लेट। फिर नजिका जो प्लेट है वह दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य में नजिका प्लेट है। फिर अरेबियन प्लेट जिसे अरब प्रायद्वीप के है स्थित आपका। फिलिपीन प्लेट जो है, फिलिपाइन या फिलिपीन प्लेट जिसे कहेंगे, एशिया एवं प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं और एशिया यानी कि आपका, अब आप आ जाइए एशिया मतलब प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, जहाँ पर आपका ये चीन वगैरह आपका पड़ रहा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये फिलिपीन प्लेट, फिलीपींस आप जानते हैं ना, दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री है, आप देखेंगे वहाँ पर, ठीक है, फिलीपींस देश है, तो वहाँ पर फिलिपाइन प्लेट है। फिर कैरोलिन प्लेट है, ये जो पापुआ न्यू गिनी है, न्यू गिनी के उत्तर में पड़ता है प्लेट, ठीक है।
कैरोलिन प्लेट है, और फिर क्या फ्यूजी प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं महाद्वीप, इसके उत्तर पूर्व में पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, तो ये देख लीजिए। फिर कैरिबियन प्लेट है, फिर स्कोशियाई प्लेट है, तिब्बती प्लेट है, सोमालियाई प्लेट है, नुबियन प्लेट है। ये सब गौड़ प्लेटों की श्रेणी में आपको 10, 11, 12 मैंने इसको बता दिए, जो कि महत्वपूर्ण प्लेटें आपकी हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी प्लेट को महाद्वीप या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। मतलब इसका बिहेवियर के आधार पर कह रहा है कि जैसा स्वरूप होगा, बिहेवियर मतलब यहाँ पे स्वरूप से है, जिससे उसके निर्माण होगा तो उसको कहा जाएगा महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट होगा। तो उसके बारे में बात कर, निर्भर ये करता है कि उस पर, जैसे किसी प्लेट को कैसे निर्धारित करेंगे कि महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। तो अगर उस पर, जैसे मैंने बताया व्हाइट बोर्ड पे, जितना हिस्सा अगर महाद्वीप का ज़्यादा हिस्सा उस पर होगा, उस प्लेट पे, तो महाद्वीपीय प्लेट होगा, और अगर बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका जलीय होगा तो महासागरीय प्लेट होगा, और दोनों आधे आधे के करीब में होंगे तो वो दोनों के मिश्रण के रूप में होगा, यानी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के आधार में बनेगा, है ना, 50-50 के करीब में अगर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। अब प्लेटों की गति के बारे में देख लेते हैं। महासागरीय प्लेट तीन, मैंने बताया ना, प्लेटें 3 तरह की होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेटों कितने तरह की होती है, तो महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, ये 3 स्वरूप हो गए प्लेटों के। प्लेटों में बड़े प्लेटों से स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लघु प्लेटें, छोटी प्लेटें हैं जो हैं वो आपकी यहाँ पे मिलेंगी। लघु प्लेट बड़े प्लेट से स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकते हैं, यानी टूट जाएंगे, बड़े प्लेट से टूट जाएंगे। जैसे आप देखेंगे इंडिया जो आपका दिखाई देता है इस समय, उसको क्या बताया जाता है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में क्या बताया गया था कि जो इंडिया है, भारत है, वो क्या है, पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। मेडागास्कर, अफ्रीका और भारत एक साथ जुड़े हुए थे। टूटने के बाद में भारत का, भारतीय महाद्वीपीय प्लेट का वो विस्थापन हो गया, क्या, उत्तर की तरफ अपना विस्थापित हो गया, और विस्थापित होते होते कहाँ चला गया, जो यूरेशियाई प्लेट था उससे, या एशियाई प्लेट जो था उससे जाकर के टकरा गया, और उसी के टकराव के फलस्वरूप जो है आपका वलित पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। ठीक है, आज भी देख रहे हैं उसका उत्थान हो रहा। आप ये, इसकी जो प्रवाह की गति थी वो किधर को थी, उत्तर पूर्व दिशा में आपको इसकी गति मिलेगी। उत्तर पूर्व दिशा के कारण से आप देखेंगे अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे भी क्या बताया जाता है, हिमालय का विस्तार बताया जाता है, क्योंकि ये दबाव पड़ने से इसका वलित पर्वत के रूप में ये फोल्डेबल माउंटेन दिखाई दिए। लेकिन चूंकि अब यहाँ का हिस्सा जो आपका हिमालय के उत्तर वाला, भारत के उत्तर वाला जो हिमालय हिस्सा है, यह ऊंचा हिस्सा था, तो और ऊंचा हुआ तो और ऊंचा होता चला गया, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आपको मिल गई। ठीक है, एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसी वलित पर्वत के उदाहरण में आपको मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से थे जो उतने ऊपर नहीं उठ पाए, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं, यह भी इसी का ही विस्तार है। ठीक है, हिमालय की ही पर्वत श्रेणी का, वहीं अराकानियोमा जो आप देखेंगे म्यांमार और भारत के मध्य की, पूर्वोत्तर भारत के मध्य की जो सीमा निर्धारित करता है, यानी पर्वत श्रेणी है, वह भी हिमालय का ही विस्तार है। ठीक है, फिर आगे आते गए तो फिर ये समुद्र के हिस्से में चले आए, तो वो समुद्र में डूबने के कारण से वो क्या हो गया, एक तरह से इसका सपाट तल होने के कारण से वहाँ पर जनजीवन होने लगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोग रहते हैं। ठीक है, ये हिमालय का ही विस्तार है। ठीक, तो इसमें से क्या बहुत सारी प्लेटें टूट टूट के जो विखंडित हो रही, मैंने उसी बात पे आपको ये बातें बता दी कि प्लेट मतलब टूट करके स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकती है। इन प्लेटों के किनारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इनके किनारे ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय ज्वालामुखी विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। जब प्लेटें गति करती हैं बेटा, सबसे मेन चीज़ वही है। आज हम लोग उसी पे विषय चर्चा करेंगे। तो प्लेटें जो टूट करके एक दूसरे से विखंडित हो जाती हैं, वो गतिशील होती हैं, किस तरह की गति करती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वही आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। कंपीय ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं, अतः प्लेटों के इन्हीं किनारों का अध्ययन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण है। प्लेटों के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहा जाता है, यानी कि जहां प्लेटें समाप्त होती हैं उसका जो सीमांत यानी आखिरी किनारा जो होता है, कोई प्लेट होगी, कितनी भी बड़ी प्लेट हो, कहीं लास्ट होता होगा ना, तो वही उसका प्लेट का किनारा, फिर दूसरे प्लेट का किनारा, वही सीमांत किनारा कहलाता है। यानी प्लेट का आखिरी छोर सीमांत किनारा कहलाता है। अब आखिरी छोर मतलब किसी भी साइड में आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो जैसे मान लो प्रशांत महासागरीय प्लेट करेंगे तो प्रशांत महासागरीय का आखिरी छोर अगर का पूर्वी हिस्से का आखिरी छोर करेंगे तो क्या उत्तरी अमेरिका से पहले पड़ जाएगा,
जाएगा ना, दक्षिण अमेरिका से पहले पड़ेगा, तो वो छोर होता है, यानी कि कोर मतलब इस तरह से है। जबकि दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं, ठीक है। जो मंडलों के जो होंगे प्लेटें जो गतिशील होंगी, संचलन करेंगी, उसके मंडल को प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। प्लेटों के 3 किनारे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इसमें से पहला जो है विनाशात्मक प्लेट किनारा। अब मैं बताऊं आपको कि प्लेटों की गतियां 3 तरह की होती हैं। एक तो प्लेट की गति जो होती है, 2 प्लेटें जो 3 प्लेटें, सारे प्लेटों के बारे में आप समझ गए। अब प्लेटें क्या होती हैं? 3 तरह की गति होती है। एक तो मूवमेंट उनकी आमने सामने होती है, यानी पास पास, यानी 2 प्लेटें ऐसे हैं वो मूवमेंट कर रही हैं आगे आगे की तरफ, अपने पास आ रही हैं मूवमेंट, ठीक है। दूसरी मूवमेंट क्या है? एक दूसरे से डिफर हो रही हैं, दूर जा रही हैं, दूसरे से दूर जा रही है। यानी प्लेटों की गति मतलब दूर जाने का मतलब प्लेटें कहीं ऐसे नहीं भागती हैं या ऐसे नहीं आके घुसती हैं, वो क्या करती है? मूवमेंट करती रहती है, हल्की सी मूवमेंट उनकी चलती रहती है। अब मूवमेंट में डिस्टर्बेंस कैसे आएगा उसको पहले पहले इसको समझिए क्या करती हैं। वो मूवमेंट करती हैं, आसपास आती हैं, फिर या तो दूर दूर जाती हैं या तो पैरेलल चलती हैं। 3 तरह की हो गई। एक क्या हो गई? एक तो पास पास आएंगी, दोनों एक दूसरे के सामने आएंगी, ठीक है। दूसरा एक दूसरे से दूर जाएंगी, और तीसरा एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, दोनों साथ साथ गतिशील रहेंगी, दोनों एक साथ गति करेंगी, ठीक है। ये 3 तरह की गतियाँ। इन्हीं 3 गतियों के आधार पर आपको विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षित प्लेट किनारे मिलेंगे, ठीक है। अब विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करें, जिसे हम लोग अभिसारी प्लेट किनारा भी कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, आप देखेंगे प्लेट किनारे के बारे में आप लोग देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा। अब क्या होता है इसमें? मैंने बताया कि प्लेटें पहले पास पास आती हैं, ठीक है। अब विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या? जब 2 प्लेटें आमने सामने गति कर रही होंगी, जो प्लेट भारी होगी वह प्लेट मतलब एक दूसरे से टकरा करके, भारी होने के नाते, भारी जो होता है वो क्या होता है? हमेशा दबा रहता है, ठीक है। तो भारी होने के नाते वो नीचे दब जाएगी, और जो हल्की प्लेट होगी वो उसके ऊपर गमन कर जाएगी। जब एक नीचे जाएगा तो डेफिनेटली दूसरा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 2 प्लेटें सामने सामने से टकराती हैं तो भारी प्लेट और हल्की प्लेट के नीचे गमन कर जाती है, ठीक है। गमन करने के कारण से उसका एक हिस्सा जा करके नीचे दब जाता है, और दबने से वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद में वो नीचे जो मैग्मा वाली स्थिति है उसमें पहुंच जाता है, और वो गल करके फिर वहाँ पर, चूँकि वहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा, वो एथनोस्फीयर मंडल का जो है वो तरलावस्था में, मैग्मे की अवस्था में है, तो वो गल जाता है। फिर क्या क्रिया करता है अभी हम लोग हॉट स्पॉट के बारे में देखेंगे, वहाँ जानेंगे। तो वो क्या करता है? विनाश हो जाता है। यानी 2 प्लेटें जब टकराती हैं एक दूसरे से, एक प्लेट का जो हैवी प्लेट है उसका क्षय हो जाता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर, ज़्यादा क्षय उसी का होता है। तो वही क्या होता है? विनाश हो जाता है प्लेट का। तो इसी नाते उसका नाम विनाशकारी प्लेट किनारा रख दिया गया है, ठीक है, या विनाशात्मक प्लेट किनारा रख दिया गया है उसका नाम। क्लियर? क्योंकि वो टकराती है तो उनका क्षय हो जाता है, तो विनाश होने के नाते उसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा गया है। इसी को और नाम अभिसारी प्लेट किनारा भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और डिस्ट्रक्टिव ये कितने तरह की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन से? विनाशात्मक प्लेट किनारे 3 तरह से बनते हैं। कौन कौन से? जब कभी एक महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है, वहाँ पर बनता है आपको, ठीक है। दूसरी जगह कंडीशन क्या होगी कि जब महाद्वीपीय प्लेट हो जाएंगी। एक तो पहला मैंने बताया महाद्वीपीय महासागरीय स्वरूप की हो, तो महासागरीय वाली भारी होती है प्लेट, महाद्वीप प्लेट के नीचे घुस जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मान लो मैं इस हाथ में वेट रखूं 100 ग्राम का, इसमें 1 केजी का वेट रखूं, तो कौन वेट हो जाएगा? डेफिनेटली एक हाथ झुक जाएगा मेरा। तो क्या होगा? दोनों का गमन की स्टाइल अगर ऐसे ही है, ऐसे गमन हो रहा है, लेकिन मैंने एक पे 1 केजी रख दिया, इस पर मतलब 100 ग्राम रख दिया, तो वेट जिसका हो जाएगा तो गमन कौन सा नीचे हाथ जाएगा? निश्चित तौर से जो वेटेड हाथ है, तो वो नीचे गमन कर जाएगा, ऊपर वाला ही चला जाए। तो जो नीचे जाएगा वो एक तरह से उसका नुकसान होगा, यहाँ पर नहीं, मतलब आप वहाँ पे देखेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वो हिस्सा टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे विनाश होता है, इस नाते उसको इस तरह से कहते हैं। तो पहला किनारा महाद्वीपीय महासागरीय का हो गया। फिर महाद्वीपीय 2 प्लेटें होंगी बिहेवियर की, तो वो भी करेंगी, तो जिसमें से जो महाद्वीप थोड़ा ज़्यादा वेटेड हो जाएगा वो नीचे गमन कर जाएगा। फिर जब 2 महासागरीय प्लेटें हो जाएंगी तो उसमें जो हैवी महासागरीय प्लेट होगी, यानी ज़्यादा जिस पे हिस्सा होगा वो ज़्यादा गमन कर जाएगी नीचे, मतलब वो नीचे गमन करेगी, वेटेड हो जाएगी,
तो इस नाते इस तरह की संरचना बनेगी, यानी कि विनाशात्मक प्लेट किनारा 3 तरह का होता है। ठीक है, कब बनता है? जब एक महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट मतलब जो टकराती है तब बनता है। दूसरा, 2 महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तब बनता है। और जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तब ये बनता है। ठीक है, तो ये तो विनाशात्मक प्लेट किनारा या इसे अभिसारी प्लेट किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा जो है बेटा रचनात्मक प्लेट किनारा। तो रचनात्मक प्लेट किनारा का मतलब क्या होता है? इसको और नाम से अपसारी प्लेट किनारा के नाम से भी जानते हैं, अपसारी प्लेट कह सकते हैं इसको, या इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारे के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा क्या होता है? या रचनात्मक मतलब क्या होता है बच्चों? जो निर्माण कर दे, रचना कर दे, मतलब क्रिएटिविटी कुछ कर दे, ऐसा कुछ क्रिएटिव मतलब कुछ संरचना बना दे तो इसे रचनात्मक हो जाएगा। तो नाम से जैसे पता है रचनात्मक प्लेट किनारा। अब होता क्या है, इसमें क्या 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ठीक है, अब किसी स्वरूप की हो, चाहे वो महासागरीय हो, महाद्वीपीय हो, चाहे महासागरीय हो या महाद्वीपीय, कोई 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा? जब उनके दूर जाने की जो मतलब जो एक सीमा से ज़्यादा जब वो गैप हो जाएगा तो नीचे का जो मैग्मा जो आपका है वह ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से ऊपर चला आएगा और ऊपर आने के बाद में वो एक नई संरचना का निर्माण कर देगा। ऊपर आएगा तो क्या होगा? मैग्मा पूरा निकलेगा। निश्चित तौर से जैसे गैप बढ़ जाएगा, देखिए प्लेटें गति करती हैं, ध्यान समझिएगा। जितनी भी प्लेटों के बारे में 3 तरह की प्लेटों की गतियां हैं, ये सारे प्लेट जो हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं किस पे? एथिनोस्फेयर मंडल पे। लेकिन इनके जो बीच में जो प्लेटों की, चाहे किसी भी तरह की प्लेटें गति कर रही हो, चाहे वो विनाशात्मक हो, चाहे रचनात्मक हो, चाहे संरक्षी हो, ठीक है, कोई भी गति करे, प्लेटों के मध्य में उतना गैप नहीं हो रहा है जब तक ये घटनाएं नहीं घटित हो रही कि मैग्मा ऊपर आ जाए। यहाँ पर क्या, जब टकरा रही है तब मैग्मा ऊपर आने की गुंजाइश बन रही है। ठीक है, जब दूर जा रही है तब मैग्मा ऊपर आएगा। संरक्षी में तो ऐसा हो ही नहीं पाता, यानी कि एक तरह से कहिए प्लेटें इस रूप में व्यवस्थित हैं कि गैप नहीं है मैग्मा ऊपर आ जाए। ठीक है, मैग्मा के निकलने का गैप नहीं है इसमें। क्लियर? तो ठीक है, तो रचनात्मक में क्या होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तो गैप ज़्यादा हो जाते हैं तो मैग्मा ऊपर निकल आता है। और मैग्मा जब ऊपर निकल आता है तो ठंडा होकर के मतलब जो है उस पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये मोस्टली होता कहाँ पे है? जब एक महासागरीय प्लेट और दूसरा महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेटों के किनारों पर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलता है अटलांटिक महासागर में। देखेंगे अटलांटिक महासागर कटक देखेंगे तो ये क्या होता है कि आप अटलांटिक महासागर के मिड में जाएंगे, बीचों बीच में देखेंगे तो एक अटलांटिक महासागरीय कटक आपको मिलेगा जो विश्व का सबसे बड़ा कटक है। उसमें क्या होता है कि एक तो आपका अफ्रीकी प्लेट और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो यूरोपीय प्लेट या यूरोप प्लस एशियाई प्लेट जो है वो वाला, और इधर उत्तरी अमेरिकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। इनके बीच का मार्जिन का हिस्सा ये अटलांटिक महासागर के बीच में मिलते हैं, इनके किनारे। तो इसके कारण से इन दोनों प्लेटों में जब डिस्टर्बेंस हुआ तो वो बहुत बड़ा मैग्मा, बहुत बड़ी मात्रा में मैग्मा, देखेंगे आप कई हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस में है वो मैग्मा ऊपर आ गया। लेकिन जलीय क्षेत्र होने के नाते मैग्मा क्या, जैसे बाहर निकला तो सागरी क्षेत्र था तो सागर ने उसको क्या ठंडा कर दिया। तो वहाँ पर इंटरनल पर्वत का निर्माण हो गया है जो बहुत ही ऊंचा पर्वत है। ठीक है, वो पूरे लगभग करीब में पूरे अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में है वो। ठीक है, तो ये जो निर्माण कर दिया तो क्या एक रचना हो गई ना, एक तरह से कहिए एक संरचना का निर्माण हो गया। तो यही रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारों में क्या देखा आपने कि रचना हो जाती है किसी चीज़ की, यानी कि समुद्र के अंदर एक पर्वत का निर्माण हो गया। इसी को एक कटक, समुद्री पर्वत को कटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थल पे पर्वत को पर्वत कहा जाता है लेकिन समुद्री पर्वत को कटक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में पर्वत कैसे आएंगे, जब भी पर्वत आएंगे तो डेफिनेटली यही कारक होगा समुद्र के अंदर पर्वत आने का, और दूसरा कोई कारक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो ये रचनात्मक प्लेट किनारा समझ गए, यानी रचना हो जाती है, यानी नए निर्माण हो जाता है। यहाँ पर पहले विनाशात्मक यानी प्लेट खत्म हो जाएगा, एक हिस्सा जो टकराएंगे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और तीसरा जो आपका होता है वह संरक्षित प्लेट किनारा होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव
प्लेट मार्जिन जिसे कहते हैं, इसे शियर सीमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शियर महोदय ने ही इसके बारे में खोज की थी। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसमें ना तो विनाश होता है ना ही निर्माण होता है, ये गतिशील अपनी बनी रहती है, यानी सामान्य स्थिति में हमेशा बनी रहती है। इससे ना तो नुकसान होता है, जैसे ना तो इसका विनाश होता है किसी प्लेट का और ना ही किसी नए प्लेट का निर्माण होता है, तो ये सामान्य स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति देखने के लिए अगर आप जाएंगे तो सनी एंड्रियास की खाड़ी जो कि कैलिफोर्निया में पड़ते ही उत्तरी अमेरिका के आप देखेंगे पश्चिमी तट पे आपके हिस्से में मिलेगा, तो वहाँ पर इसका संरक्षित प्लेट किनारे का उदाहरण मिलेगा। और इसमें भी आप लोग देखेंगे तो रचनात्मक प्लेट किनारे का जो सबसे अच्छा उदाहरण मैंने अभी आपको बताया वो अटलांटिक महासागर का मध्य अटलांटिक महासागर कटक है, ये इसका सबसे बेहतर उदाहरण आपको मिलेगा। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे प्लेटों की गति के बारे में। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं, ये प्लेटें गतियाँ क्यों करती हैं, एक्चुअल में प्लेटों की गति होनी क्यों चाहिए, होती क्यों है, ये बड़ा दिलचस्प है। प्लेटों की गति के बेटा दो कारण हैं, दो कारक हैं प्लेटों की गति के। एक तो पृथ्वी की गति, पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, और पृथ्वी में अगर देखेंगे पृथ्वी का जो सबसे ज़्यादा अगर व्यास देखेंगे तो भूमध्य रेखा पे पृथ्वी का सबसे ज़्यादा व्यास है। ठीक है, इसके बाद भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसके व्यास को देखेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि ये हिस्सा जो पृथ्वी का है आपका दिखाई देगा इसमें, ये पृथ्वी का ये हिस्सा देखें आप, ये मिड का हिस्सा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, आप बीचों बीच से आप देखेंगे ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा। इसके बाद देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र है। अगर हम यहाँ से इधर को जाएँ यानी किसी भी पोल की तरफ जाएँ, चाहे नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ, तो उसका क्या हो जाएगा, व्यास घटता जाएगा। ठीक है, व्यास घटता जाएगा। और पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, परिभ्रमण गति करती है, एक 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज कौन सा हिस्सा इसका मूवमेंट करेगा बच्चों, सबसे तेज कौन सा हिस्सा घूमेगा, निश्चित तौर से इसमें से भूमध्य रेखीय क्षेत्र के हिस्से सबसे तेज गति करेंगे। ठीक है, सबसे तेज गति कौन करेगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाला हिस्सा गति करेगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वो हिस्से आपके मतलब कम गतिशील होते चले जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इस गति के कारण से क्या होता है, एक बल जन्म लेता है। ठीक है, एक बल उत्पन्न होता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे केंद्रापसारी बल के नाम से जाना जाता है। हिंदी में अगर उसे कहेंगे तो केंद्रापसारी बल आपके नाम से जाना जाएगा, इसको केंद्रापसारी बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, किसके नाम से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना है। अब होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, जिसकी गति, जिस हिस्से की गति सबसे तेज होगी वो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा काम करेगी। यानी भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के आसपास का जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा मान सबसे ज़्यादा होता है, और ध्रुवों की तरफ जो है जाने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान लगभग खत्म मतलब कम होता चला जाता है। जब भी आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, किसी चाहे नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्रापसारी बल का मान घटता रहता है। उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ ध्रुवों से क्या होगी, वह गतिशील होकर के किधर की तरफ आएगी, भूमध्य रेखा की तरफ अग्रसर होती चली जाएगी। क्या समझ में आ रहा है आपको बात, कि कोई भी कहीं पे है तो भूमध्य रेखा की तरफ वो अट्रैक्ट होती चली जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्लियर। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी मतलब जो प्लेट का, यहाँ बात हो रही है प्लेटों की, कोई प्लेट अगर किसी ऐसे हिस्से में यानी पोल के हिस्से में है तो धीरे 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 गतिशील होते हुए वो ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर प्लेट का विस्तार देशांतरों के आधार पर है, मतलब देशांतरों का मतलब यानी कि वो सीधे सीधे लंबे ग्लोब में यानी इस शेप में है, इस शेप का मतलब मेरे है, जैसे आप देखिए इसमें आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब इसमें से देखेंगे अगर मान लो हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसका किधर से है, इधर से लेके यहाँ तक ये लंबा विस्तार है, ये विस्तार इसका कम है। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार इसका कम है, अक्षांशीय विस्तार इसका ज़्यादा है। सॉरी, आप देखेंगे ये रेखाएं आती है, क्या देशांतर होता है ना, तो देशांतरीय विस्तार कम है इसमें से। अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे अक्षांशों में, अक्षांश ये आपका ये अक्षांश होता है, ऊपर से जब जाएंगे ये अक्षांश होता है, ये रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये रेखाएं जो होती हैं वो देशांतरीय रेखाएं होती हैं, तो इसका देशांतरीय विस्तार कम है। ठीक है, इसी देशांतर के मध्य में है और अक्षांशीय विस्तार इसका ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई महाद्वीप या कोई प्लेट, ठीक है, जिसका विस्तार मतलब एक सीमित देशांतरीय विस्तार में है और वो अक्षांशीय विस्तार उसका बहुत ज़्यादा है, तो वह
ध्रुवों की तरफ ना, जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका लगभग देखिए लगा हुआ है, इसकी प्लेटों को अगर देखेंगे तो पूरी प्लेट लगी हुई है, तो ये कहाँ फिर गतिशील करेगी, ये पोल की तरफ तो जाएगी नहीं, इसका जो विस्थापन होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, यानी किधर, जब पृथ्वी चलेगी पश्चिम से पूरब की तरफ तो उसके पीछे छूटता चला जाएगा नहीं पश्चिम की तरफ, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा की तरफ नहीं गतिशील है, ये किधर को गतिशील है, ये अपने पीछे के गतिशील यानी पश्चिम की तरफ गतिशील है ये, ठीक है। तो इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। किस कारण, एक तो ये कारण हो गया कि जिससे प्लेटों की गति, तो सारी प्लेटें क्या करेंगी, तो गतिशील होने का कारण आपने समझ लिया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक कारक है जिससे कि प्लेटों में गति होती है, ठीक है। प्लेटें क्यों गति करती हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, देखिएगा प्लेटों की गति के कारण पढ़ रहे हैं। तो एक कारक में आप लोगों ने देखा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारी बल इसका कारक है, या पृथ्वी की घूर्णन गति कह सकते हैं उसको आसान शब्दों में अगर हमें समझना हो, ठीक है। तो ये कार्य ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है बच्चों, वो हॉट स्पॉट होता है। हॉट स्पॉट क्या होता है, अब जो पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा है, ठीक है, अब पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा है यानी मैग्मे वाला जो हिस्सा है, मैग्मा, ठीक है। होता क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे अधोगमित हो जाती है, यानी नीचे चली जाती है, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, वो मैग्मे वाले हिस्से में मिल जाता है, ठीक है। मैग्मे वाले हिस्से में मिलने के कारण से वहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों कि उसमें अगर उन क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों की अगर प्रधानता है उन क्षेत्रों में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं वो से मिल करके लावा से, मैग्मे से मिलने के कारण से भूतापीय ऊर्जा बड़े पैमाने पर उत्सर्जित कर देते हैं, और भूतापीय ऊर्जा जब उत्सर्जित हो जाती है तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो हॉट स्पॉट का क्षेत्र बन जाता है, यानी बहुत गर्म और तप्त अवस्था वाला क्षेत्र बन जाता है। और जहाँ पर गर्म और तप्त अवस्था वाला क्षेत्र बनता है, वो हॉट स्पॉट वाला जो क्षेत्र बनता है, वहाँ पर बनने पर एक ऐसी शक्ति कार्य करने लगती है जो कि प्लूम का निर्माण कर देती है। प्लूम क्या होता है, प्लूम एक ऐसा बल होता है, जब रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा ऊर्जा वहाँ पे जनरेट करने लगती है तो प्लूम वहाँ पे निर्माण हो जाता है, जिसमें वो पूरी जो ऊर्जा है वो ऊपर निकलने की कोशिश में लगी रहती है पृथ्वी को तोड़ करके। तो प्लूम क्या करता है, एक तरह से कहिए राउंड शेप में ऐसे संरचना बनाता हुआ वो पृथ्वी के मतलब जो प्लेट का निचला हिस्सा उसको ड्रिल करता हुआ ऊपर निकलने का भरसक प्रयास करता है। क्या समझ रहे हैं आप, यही बात है। तो उसमें क्या होता है कि अब इसको और भी आसान शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो इसको आप समझिए कि जो मैग्मे वाला हिस्सा हमारा है, यानी कि एक लावा वाला हिस्सा है, कभी कभी धरातल के अंदर रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता मिलती है कुछ क्षेत्रों में। तो जहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता मिलेगी, ठीक है, मैग्मे वाले क्षेत्र में जहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगेगी, यानी कि एक तरह से जैसे अब परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है विद्युत ऊर्जा, उसी तरह की वहाँ ऊर्जा जनरेट होने लगेगी। और जहाँ ऊर्जा खूब ज़्यादा मिलने लगी रेडियो एक्टिव तत्वों मिलने के कारण से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हॉट स्पॉट का क्षेत्र बन जाएगा। हॉट स्पॉट मतलब समझ रहे हैं, जहाँ भूतापीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन रही हो, फिर वहीं पर ही प्लूम का निर्माण हो जाता है। प्लूम क्या है, एक ऐसी तरंग है जो उसके जो चलने की जो आकार है प्लूम, उसका नामकरण किया गया है प्लूम। प्लूम और कुछ नहीं है, वही वो मतलब उस ऊर्जा को चलने का माध्यम से ऊर्जा चलती है तो किस रूप में चलेगी, क्षैतिज रूप में चलेगी, ऊर्ध्वाधर रूप में चलेगी। अगर ऊर्ध्वाधर रूप में चल रही है तो ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो चल रही है तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रूप में चलती है, तो उसमें क्या होता है, उसके चलने की जो गति है सीधी ना हो करके वो राउंडिंग शेप में चलती है, ठीक है। और इस तरह की शेप में चलने के कारण से वो थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और जिस कारण से पृथ्वी को ड्रिल कर देती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अक्सर ये बनता कहाँ है, रेडियो एक्टिव तत्व वाला क्षेत्र। आप जान लीजिए, कोई जो प्लेटें होंगी ना बच्चों, प्लेटों के किनारों पर ही टकराव होगा और वहीं पे ही विनाश होगा प्लेटों का। जब टकराएंगी तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्वों की जब अधिकता हो जाएगी तो प्लेटों के किनारों पर जो प्लूम का निर्माण हो जाता है, यानी हॉट स्पॉट का जब निर्माण हो जाता है प्लेटों के किनारों पे, दो प्लेटों के किनारों पर, तो ये प्लेटों के किनारों पर ये प्लूम फोर्स करता है, दबाव डालता है ऊपर निकलने के लिए। तो जब निकल नहीं पाता है ये, तो प्लेटों पे दबाव डालता है, जिससे प्लेटें भी मूवमेंट करने लगती हैं। प्लेटों की गति में एक बहुत बड़ा कारक है ये प्लूम, भी उसका कारक है। प्लूम समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं पृथ्वी के अंदर, जब ये एक कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में धरातल के अंदर मिलने लगते हैं, धरातल मतलब वहाँ पे मैग्मे एथिनोस्फीयर वाले मंडल की बात कर रहे हैं हम,
वहाँ पर जब रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भूतापीय ऊर्जा का जन्म हो जाता है, और वही भूतापीय ऊर्जा जहाँ जन्मती है वही हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र होता है, या कहिए कि जो दो प्लेट किनारों के बीच वाला क्षेत्र, दो प्लेटों के मध्य वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा जो भूतापीय ऊर्जा होती है, तो भूतापीय ऊर्जा ऊपर निकलने के प्रयास में लगी होती है, और वो जो निकलती है उसकी जो संरचना होती है और राउंड शेप में करते हुए ऊपर प्रेशर डालती है तो ऊपर निकलती है, तो प्लेटों के किनारों पे दबाव डालते हैं, इसे प्लेट मूवमेंट करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ये आपका हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, इससे क्या करते हैं, ये गति करते हैं। ठीक है, और ये जो पूरे प्लेटें हैं इनकी गतियों से संदर्भित भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा है कि प्लेटें जो महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है, इनकी गति क्या होती है, कैसे चलते हैं, ये कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना समय लगता है, तो एक वर्ष में अगर कोई महाद्वीपीय प्लेट है बच्चों तो इसकी औसत गति होगी 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी कहीं पर है उससे एक वर्ष में 2 सेंटीमीटर वो विस्थापित हो जाएगी। पूरी प्लेट 2 सेंटीमीटर एक वर्ष में विस्थापित हो जाएगी। कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट। और अगर महासागरीय प्लेट है तो 5 सेंटीमीटर वह विस्थापित होगी अपने मूल स्थान से। क्या होगी, अगर महासागरीय प्लेट है तो 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, तो पूछता है एग्जाम में कि कौन सी प्लेटों की गति ज़्यादा तेज होती है, महाद्वीपीय की महासागरीय प्लेट की, तो किसकी होगी बच्चों, महासागरीय प्लेट की गति तेज होगी अपेक्षितया महाद्वीपीय प्लेट के। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे जो पूछता है एग्जाम में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली कौन सी प्लेट है मतलब विश्व में, तो आप जान लीजिए ग्रीनलैंड प्लेट जो है, ग्रीनलैंड प्लेट। ठीक है, ये जो सबसे तेज चलती है यह 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से जो है विस्थापित होती जा रही है, 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से। ठीक है, बाकी क्या थी, 2 या 5। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तेज चल रही है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती हुई आगे बढ़ जा रही है। और भारतीय प्लेट जब गोंडवाना लैंड से, देखिए गोंडवाना लैंड से जब भारतीय प्लेट विखंडित हुई थी तब इसके चलने की गति बहुत तेज़ थी, वह लगभग करीब में 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील हो रही थी। लेकिन ये जब से यूरेशियाई प्लेट से या एशियाई प्लेट से जाके टकरा गई है तब से इसके चलने की गति जो है वह 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो गई है। कौन, भारतीय प्लेट अपनी। पहले जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसको, गोंडवाना लैंड के बारे में पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, तो वहाँ पता चल जाएगा। तो भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, तो गोंडवाना लैंड से जब टूटी थी तो यह 12 सेंटीमीटर की गति से प्रतिवर्ष की गति से चल रही थी। अभी इसकी गति 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो गई है। तो ये तो प्लेटों की गति के संदर्भ में आपकी बात हो गई। ठीक है, अब प्लेटों की विवर्तनी के प्रभाव के क्या साक्ष्य हैं, क्या सबूत हैं कि मतलब ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं, क्या है। तो जहाँ प्लेटें गतिशील होंगी तो देखिए इसके जो सबसे मजबूत आधार आपको दिखाई देंगे वो आपको ज्वालामुखी उद्गार दिखाई देंगे। उसके अलावा भूकंप आपके इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे मिलेगा जहाँ प्लेटों के किनारे मिलते हैं। द्वीपीय चापों का निर्माण होगा। ये सब इसके बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, प्रभाव हैं। यानी कि जहाँ पर प्लेटों के दो प्लेटें मिलेंगी या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे से टकराएंगी तो वहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, भूकंप आएंगे। समुद्री नितल में क्या होगा, प्रसरण हो जाएगा, या तो समुद्री तल फैल जाएगा या तो समुद्री तल संकुचित होकर उठ जाएगा, यानी उठाव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का होगा। नितल में प्रसार हो सकता है, समुद्री तल में प्रसार हो सकता है, द्वीपीय चापों का निर्माण हो सकता है, पर्वतों की उत्पत्ति हो सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर कटक जो है उसका निर्माण वो पर्वत ही है आपका है। ठीक है, और ध्रुवीय परिभ्रमण ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इससे पता चलता है कि इन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से ये चीज़ें घटित होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आज की प्लेट विवर्तनिक घटनाएं क्या होती हैं, प्लेटें कैसे गति करती हैं, इनके बारे में समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछता है आपको प्लूम से संदर्भित, प्लूम क्या है, तो प्लूम एक तरंग है। ठीक है, कौन सी तरंग है, जहाँ पर रेडियोएक्टिव तत्व जो है बड़ी मात्रा में मतलब क्रिया करके भूतापीय ऊर्जा का जन्म दे देते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा जब बाहर ऊपर निकलना चाहती है एथिनोस्फीयर मंडल से तो वो ऊपर निकलती है तो प्लूम के माध्यम से, यानी कि एक तरंग के माध्यम से निकलती है। जो तरंग एक राउंड तरंग के रूप में ऊपर को प्रेशर करती है तो उसको उसके चलने की जो गति है उसे प्लूमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे विषय के साथ। धन्यवाद।